अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सन 1200 ईस्वी तक का युग भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस काल में अनेक शक्तिशाली राजवंशों का उत्कर्ष तथा पराभव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ऐसा कोई पराक्रमी राजवंश नहीं हो सका जो देश के अधिकांश भाग को जीतकर एकता के सूत्र में बांध सकता। इसी कारण विभिन्न राजवंशों के बीच निरंतर संघर्ष चलते रहे। ऐसे ही एक राजवंश था चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के छोटे से राज्य सांभार पर चौहान लोग बहुत पहले से राज्य करते आए थे। एक छोटे से राज्य से एक शक्तिशाली राज्य बनाया चौहान राज्यकर्ताओं ने। लगभग 6 दशकों तक इसका असर रहा भारतीय इतिहास पर। चौहान वंश का सबसे महान शासक रहा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जब गुजरात की राजधानी पाटन में थे, तभी प्रथम संतान के रूप में पृथ्वीराज का जन्म हुआ सन 1166 में। ज्योतिषियों ने कहा था कि कली युग में यह सूर्य की भांति तपेगा। बालक पृथ्वीराज के कंठ में मणियों का कंठा था, जिसमें बाघनख लगा हुआ था। घुंघराले बाल व रुचिकर वाणी मन को मोहित करती थी। इसी दौरान महामंत्री मल्हन के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मंत्री ने अपने पुत्र का नाम रखा चंद्रवरदाई, जो बाद में कवि होकर राज दरबार में पृथ्वीराज का गुणगान करता रहा तथा वफादार होने के कारण आखिरी समय तक उनके साथ रहा। छोटी उम्र में ही पृथ्वीराज को सैनिक शिक्षा, शस्त्र विद्या, व्यायाम, घुड़सवारी, गज चालन आदि सिखाई गई। शस्त्रों में धनुष्य विद्या, तलवार चलाना, अश्व से भाले के प्रहार करने का युद्ध तथा ढाल से बचाव करने में वह सिद्धहस्त हो गया। धनुष्य विद्या में तो वह अद्वितीय ही था। महाराजा सोमेश्वर ने अपने पुत्र के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज 64 कलाओं, 14 विद्याओं और 6 भाषाओं का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर चुका था। बड़ी आंखें, चौड़ा सीना, बुलंद आवाज और अजान बहु, ये पृथ्वीराज की विशेषताएं थी। पृथ्वीराज का राज्याभिषेक। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज केवल 11 साल के थे जब उनके पिता सोमेश्वर का देहांत हुआ। कच्ची अवस्था और उस पर भी एक विस्तृत शासन को संभालना बहुत ही कठिन कार्य था, किंतु पृथ्वीराज ने अपना विवेक तथा धैर्य नहीं खोया, बल्कि अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासन सूत्र अपने हाथ ले लिया। इस कार्य में उन्हें वफादार मंत्री कदम्ब वसा की पूरी तरह से सहायता मिली। सन ईसा पूर्व 1180 में पृथ्वीराज चौहान ने शासन पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिया। जिस समय पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी समय उनके विरुद्ध बगावत के बीज बोने शुरू हो गए थे। पृथ्वीराज के विरुद्ध बगावत करने वालों में एक था उनका भाई नागार्जुन। नागार्जुन अजमेर पर अपना हक जमाना चाहता था। पृथ्वीराज को नाबालिग समझकर उसने गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया। इस घटना से पृथ्वीराज क्रोधित हुए और अपनी सेना के साथ नागार्जुन को सबक सिखाने चल पड़े। उनकी सेना में हाथी, घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा पैदल सेना का बाहुल्य था। नागार्जुन के पास भी काफी सेना थी, परंतु पृथ्वीराज की विजय हुई और उसने नागार्जुन की माता पत्नी को बंदी बनाकर अजमेर ले आया। नागार्जुन ने भागकर सीधे नरेश जयचंद की शरण ली। यही कारणवश चौहान और गढ़वालों के बीच शत्रुता के भाव उत्तरोत्तर ही बढ़ते गए। भदानक प्रदेश पर सैनिकी कार्रवाई। ऐसा प्रतीत होता है कि नागार्जुन की बगावत में भदानकों ने उसे सहायता दी। इसीलिए पृथ्वीराज ने इस प्रदेश पर विजय करने का निर्णय लिया।
भदानक प्रदेश चौहान राज्य के पूर्व की ओर सटा हुआ एक ताकतवर राज्य था। पृथ्वीराज ने इस प्रदेश पर सन ईसा पूर्व 1180-82 के बीच आक्रमण किया। इसीलिए दोनों में भीषण युद्ध हुआ। चौहान की घुड़सवार सेना के सामने भदानक सेना रुक नहीं सकी और पूरी तरह से पराजित हो गई और पृथ्वीराज ने संपूर्ण प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये शुरुआत थी महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज के दिग्विजय